हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है। आई होप एवरीवन इज डूइंग फाइन। परफेक्ट। सो अपना ओवरव्यू ऑफ प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट वाला टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया था। उसके अंदर में अपना एक केस स्टडी है। ठीक है। इंस्टीट्यूट के मटेरियल के अंदर में जो कि ऑब्वियसली काफी ज्यादा स्ट्रेस्ड, काफी ज्यादा बड़ा इंडिविजुअल को लेके एक केस स्टडी है, तो उसको अपने यहाँ डिस्कस करेंगे। एंड ऑब्वियसली विल बी डूइंग दी ईओसी क्वेश्चंस। तो सबसे पहला टारगेट करते हैं अपने ईओसी क्वेश्चंस का। एक बार अपने ईओसी क्वेश्चंस करने के बाद वो जो केस स्टडी है वो साथ में अपने गो थ्रू कर लेंगे, सो दैट अपना पूरा एग्जॉस्टिव वे में कवरेज हो जाएगा। ठीक है। चलिए। सबसे पहला ईओसी क्वेश्चंस देखते हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 1 to 6। फर्स्ट आइटम सेट कंसिस्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 to 6। पहले क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ एज यूजुअल। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट parameter categories of the IPS is least likely to include CRE preference for investment that reflects his environmental and social concerns। इसका EOC क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी देखा हुआ है। ठीक है। एंड आई थिंक तीन चार क्वेश्चंस के अंदर में जो पीछे का आंसर्स दिया हुआ है दैट इज रॉन्ग। गलत आंसर्स दिया हुआ है। तो मैं आपको बता दूंगा कौन सा गलत आंसर दिया हुआ है स्पेसिफिकली, यू कैन मेक अ नोट। एंड जो करेक्ट आंसर है वो भी अपने यहाँ पे कवर कर लेंगे। तो which of the following investment parameter categories of the IPS is least likely to include increased preference for investment that reflects its environmental social concerns। इन्वेस्टमेंट पैरामीटर क्या था अगर आपको याद है तो लास्ट क्लास डिस्कस किए थे इन्वेस्टमेंट पैरामीटर। जो सेकंड वाला था इन्वेस्टमेंट पैरामीटर में क्या क्या आता है, रिस्क टॉलरेंस, इन्वेस्टमेंट होराइजन, लिक्विडिटी, कॉन्स्टेंट्स, अदर इन्वेस्टमेंट कंसिडरेशंस एंड एसेट प्रेफरेंस। सॉरी, जो आप, हाँ, एसेट क्लास प्रेफरेंस। अब आप देखो यहाँ पे क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट पैरामीटर कैटेगरीज ऑफ द आईपीएस इज नॉट टू इंक्लूड प्रेफरेंस फॉर ईएसजी। तो किसके अंदर में नहीं आएगा? एसेट क्लास प्रेफरेंस में नहीं आएगा। अदर इन्वेस्टमेंट प्रेफरेंस में आएगा, यस। कॉन्स्टेंट्स में आएगा, यस। ईएसजी तो दोनों में आता है। अदर इन्वेस्टमेंट प्रेफरेंस में भी आता है एंड कॉन्स्टेंट्स में, दोनों में आता है। एसेट क्लास प्रेफरेंस में नहीं आएगा। ये लोग आंसर दिया हुआ है आई थिंक ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है। यहाँ पे लीस्ट लाइकली पूछा है तो इट शुड बी ऑप्शन नंबर ए। इज इट फाइन? ऑप्शन नंबर ए। मैं कोर भी चेक कर लिया, कोर के अंदर में भी ये लोग जो लिखा हुआ है राइटअप में, अदर इन्वेस्टमेंट प्रेफरेंस के अंदर में ईएसजी लिखा है, कॉन्स्टेंट्स के अंदर में भी ईएसजी लिखा है। एसेट क्लास प्रेफरेंस शुड बी द आंसर। डेटा रीड कर रहे हैं एक बार। Zhao is a private wealth manager and is meeting with a new client, CRE, to plan a wealth management strategy। तो जाओ कौन है? प्राइवेट वेल्थ मैनेजर है एंड वो मिल रहा है एक क्लाइंट से जिसका नाम है क्री। टू बिगिन दिस मीटिंग, जाओ सिक्स एडिशनल बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन। इफ यू रिमेंबर, जो आईपीएस ड्राफ्ट हो में होगा उसका सबसे पहला अपने क्या कंपोनेंट लेंगे, क्या क्या कंपोनेंट होगा? तो सबसे पहला क्या था सर? क्लाइंट का बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, उसका नेम, एज, क्वालिफिकेशन, फाइनेंशियल कंडीशंस, फैमिली, फैमिली का डिटेल्स एंड ऑल। टैक्स, कि सर उसका कितना पोर्टफोलियो का वैल्यू है, आउट ऑफ दैट उसमें कितना टैक्सेबल है और कितना टैक्स डिफर्ड अकाउंट में है। कोई उसका और दूसरा सोर्स ऑफ इनकम है क्या? फॉर एग्जाम्पल डिफाइंड बेनिफिट पेंशन प्लान। कोई और उसका वेल्थ है क्या जो कोई और पोर्टफोलियो मैनेजर संभाल रहा है? बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन। और उसके बाद उसका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या होगा, इन्वेस्टमेंट गोल क्या है? तो वहां पे अपने डिस्कस किए थे सर, जो गोल्स है वो प्लान्ड हो सकता है, अनप्लान्ड हो सकता है गोल्स। गोल का प्रायोरिटाइजेशन करना पड़ेगा, गोल का क्वांटिफिकेशन करना पड़ेगा, कितना कंट्रीब्यूट करेगा पोर्टफोलियो में, कितना विड्रॉल करेगा। कैपिटल सफिशिएंसी एनालिसिस करेंगे। कैपिटल सफिशिएंसी एनालिसिस का मतलब क्या था कि सर इट इज द प्रोसेस टू इवैल्यूएट कि सर जो क्लाइंट का पोर्टफोलियो है, करंट पोर्टफोलियो एंड जो फ्यूचर में जो पोर्टफोलियो से पैसा आएगा, क्या उसका फाइनेंशियल गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, रिटर्न रिक्वायरमेंट फुलफिल हो पाएगा। करंट एज वेल एज लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी क्या वो अचीव कर पाएगा विद द हेल्प ऑफ व्हाट? कैपिटल सफिशिएंसी एनालिसिस। ये सब सारा पॉइंट्स अपने डिस्कस किए थे। देखो लास्ट वाला क्लास भी काफी ज्यादा थ्योरी था, तो ऑब्जेक्टिव अगेन ये नहीं है कि आइटम सेट पढ़ाना और आगे भागना है। ऑब्जेक्टिव है कि एक बार उसको फटाफट से साथ में रिकैप भी करते चले। इज इट फाइन? ओके। तो सिक्स एडिशनल बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम की क्री नेसेसरी एज पार्ट ऑफ प्रिपेयरिंग आईपीएस। Zhao learns that Cree is 45 years old, personal information है, 45 years old and is married with three children, age 8, 5 and 1। तो छोटे हैं अभी, ऑब्वियसली उनका जो लाइबिलिटी आएगा वो फ्यूचर में आना चाहिए, बट आगे इंफॉर्मेशन देखेंगे।
Cree is currently employed as an attorney with annual salary of euro 3 lakh. Cree has several specific financial goals that he wishes to achieve in the future. तो ये इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव में आ गया। अब यहां तक था आपका क्या बैकग्राउंड, और उसके बाद क्लाइंट का इंफॉर्मेशन ऑब्जेक्टिव। Cree has several specific financial goals that he wishes to achieve in the future, but has no particular return objective for his portfolio, currently valued at 25 lakh. Buddha, he is having many financial goal, but he is not having specific return objective. And he is having a current portfolio worth of 25 lakh. Because he has been investing for 20 years, Cree is comfortable with moderate levels of market volatility. उसका investing का experience है, because of that he can take what? Moderate level of risk. His employment provides for his current expenses. So Cree's liquidity requirements are minimal. तो बोला कि सर उसका जो सैलरी आ रहा है ना, उसका डे टू डे एक्सपेंसेस का नीड फुलफिल हो पा रहा है, इसीलिए उसका जो लिक्विडिटी का रिक्वायरमेंट है दैट इज व्हाट मिनिमल। लिक्विडिटी कहाँ पे किए थे अपने, इफ यू रिमेंबर, इन्वेस्टमेंट पैरामीटर में लिक्विडिटी कि अलग अलग गोल्स का सर अलग अलग लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट होगा, कुछ कैश रिजर्व्स भी रखना चाहिए। सर हो सकता है जो पोर्टफोलियो मैनेजर है उसके ऊपर में कंस्ट्रेंट्स है कि आप इलिक्विड एसेट क्लास में मत लगाना, ये सब कुछ आईपीएस में आना चाहिए। आई होप याद आ रहा है आपको पॉइंट्स। Cree prefers to have his environmental and social concerns reflected in his investment choices. आ गया यहाँ पे ESG इन्वेस्टमेंट चॉइसेस में इनकॉर्पोरेट होना चाहिए। उसी से रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है आपको? तो यहाँ पे पूछा था ईएसजी कौन से वाले इन्वेस्टमेंट पैरामीटर कैटेगरी में नहीं आएगा, एसेट क्लास प्रेफरेंस। सर बैक में क्या आंसर दिया हुआ है? अदर इन्वेस्टमेंट प्रेफरेंस, रॉन्ग। ऑप्शन नंबर ए शुड बी द आंसर। आई होप आप नोट कर रहे हो ये वाला चीज, ठीक है। कंस्ट्रेंट्स में क्या आता है, अगर कोई को याद है तो? सर ईएसजी का कंस्ट्रेंट्स, क्लाइंट अगर बोला है ईएसजी सोशल रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टिंग का ध्यान रखना, तो पोर्टफोलियो मैनेजर को ध्यान रखना पड़ेगा। आपका कोई इम्बेडेड कैपिटल गेन है, कोई आपका से आपने कोई खरीदा था स्टॉक एट से 100 रुपीज, उस स्टॉक का दाम हो गया 1000 रुपीज और वो अभी तक रियलाइज नहीं किया है, ठीक है, और अभी रियलाइज करना भी नहीं है, सो दैट्स अ कंस्ट्रेंट, अनरियलाइज्ड कैपिटल गेन, तो वो कॉन्स्ट्रेंट का पार्ट बनेगा। अदर इन्वेस्टमेंट प्रेफरेंस में क्या आएगा? ईएसजी तो आएगा ही, प्लस अगर आपको कुछ इनहेरिट हुआ है वेल्थ, या आप आपने कोई पुराना एम्प्लॉयर का स्टॉक्स रखा हुआ है, आपके पास स्टॉक्स है पुराने एम्प्लॉयर का, इज इट फाइन? ऑल दोज आर व्हाट इन्वेस्टमेंट प्रेफरेंसेस। ऑल्सो एक और था इन्वेस्टमेंट प्रेफरेंस के अंदर में कि आप क्लाइंट, यू आर अ क्लाइंट एंड पोर्टफोलियो मैनेजर आपको बोल रहा है से स्टॉक एक्स मत चूज करिएगा, बट आप खरीदना चाह रहे हो, ठीक है, आप लेना चाह रहे हो, तो ऑब्वियसली फिर जो पोर्टफोलियो मैनेजर है उसको इंक्लूड करना पड़ेगा अदर इन्वेस्टमेंट प्रेफरेंस के। बाई चांस कल के दिन अगर वो स्टॉक का दाम गया तो पोर्टफोलियो मैनेजर के ऊपर में क्वेश्चन मार्क नहीं हो, अदर इन्वेस्टमेंट प्रेफरेंस क्लाइंट के ऊपर में डिपेंड करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, एसेट क्लास प्रेफरेंस। Identify and discuss at least one important missing component of Cree's financial background necessary to prepare the आईपीएस। तो बोला कि क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन छूट गया आईपीएस ड्राफ्ट करने में। देखे क्या इंफॉर्मेशन छूटा है? उसका बैकग्राउंड डिटेल्स दिया हुआ है, फैमिली का डिटेल्स दिया हुआ है, सैलरी डिटेल्स दिया हुआ है, पोर्टफोलियो का वैल्यू दिया हुआ है, बट पोर्टफोलियो का वैल्यू को बाइफर्केशन नहीं किया हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू कितना टैक्सेबल और कितना टैक्स डेफर्ड में है। इज इट फाइन? सो दैट इज मिसिंग। या फाइनेंशियल बैकग्राउंड के अंदर में ये की इंफॉर्मेशन बाकी है विद रिस्पेक्ट टू व्हाट टैक्स स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड मोस्ट लाइकली टू बी डिस्क्राइब्ड एज एन अनप्लान्ड गोल फॉर क्री। अनप्लान्ड गोल क्या होगा? मेडिकल एक्सपेंस, एनी डे अनप्लान्ड गोल तो मेडिकल एक्सपेंसेस होता ही है। अपार्टमेंट बिल्डिंग परचेज तो ये तो प्लान्ड गोल होता है। यूनिवर्सिटी एक्सपेंस भी जनरली प्लान्ड गोल होता है, बट ऑब्वियसली अपने एक बार आइटम सेट रीड करेंगे। Zhao then focuses on Cree's financial goals. Cree plans to retire in 17 years. अभी कितने एज का है? 45। कब रिटायर करेगा? 62 ईयर में। तो लॉन्ग टाइम होराइजन है। देखो इन्वेस्टमेंट पैरामीटर में इफ यू रिमेंबर इन्वेस्टमेंट होराइजन मोर देन 15 ईयर्स, तो 17 ईयर्स तो सर लॉन्ग टाइम होराइजन है, तभी तो ये देखो मार्केट वोलेटिलिटी एक्सेप्ट कर सकता है। प्लस he is also having what investment experience and expects to need 2 lakh per year on an inflation adjusted basis। मतलब क्या हो गया? रियल रिटर्न चाहिए उसको 2 लाख पर ईयर टू फंड अ डिजायर्ड रिटायरमेंट लाइफस्टाइल फॉर हिमसेल्फ एंड हिज स्पाउस। तो ये प्लान्ड गोल आ गया उसका कि सर कंफर्टेबल रिटायरमेंट लाइफस्टाइल चाहिए, प्लस क्वांटिफाइड भी है। वेरी गुड। अगर ये क्वांटिफाइड नहीं होता
तो वेल्थ मैनेजर एंड क्लाइंट मिलके क्या करता है, इसको ट्राई करता है क्वांटिफाई करने का। इज इट फाइन? सो दिस इज योर प्लान्ड गोल। However, he is also concerned about increasing medical expenses might affect his portfolio ability to fund their retirement. So obviously, Bola, because of medical expenses, it will be difficult for them to grow their portfolio. As a potential solution to this concern, Cree hopes to purchase an apartment building within the next 3 years and use the rental income from this investment property to fund medical expenses during retirement. चीज समझ में आ रहा है? बोला सर मेडिकल एक्सपेंसेस होगा तो पोर्टफोलियो में से अगर निकालेंगे तो पोर्टफोलियो का जो ग्रोथ है उतना नहीं हो पाएगा। For that, what we will do, we will buy a property and we will put them on rent, put it on rent। वहां से जो रेंटल आएगा वहां से मेरा जो मेडिकल एक्सपेंसेस है वो मीट हो पाएगा। इज इट फाइन? क्री होप्स टू परचेज एन अपार्टमेंट बिल्डिंग विद इन नेक्स्ट 3 इयर्स। ठीक है, टाइम होराइजन बता दिया, 3 इयर्स में बाई करेगा। एंड यूज द रेंटल इनकम फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी टू हेल्प फंड एक्सपेंसेस ड्यूरिंग रिटायरमेंट। बट अमाउंट नहीं बताया, तो ये तो क्वांटिफाई करना पड़ेगा, आगे देख लेंगे वैसे तो। बट अपेरेंटली अभी तक देख के पता लग रहा है सर ये वेकेशन होम, ये क्या अपार्टमेंट बिल्डिंग जो भी परचेज कर रहा है इसका अमाउंट नहीं बताया है, तो इसको तो क्वांटिफाई करना पड़ेगा। ओके। क्री वांट्स टू फंड यूनिवर्सिटी एक्सपेंसेस, अब देखो दूसरा गोल में चला गया। यूनिवर्सिटी एक्सपेंसेस फॉर हिज 3 चिल्ड्रेन विद द फर्स्ट पेमेंट स्टार्टिंग इन 10 इयर्स। 10 इयर्स में स्टार्ट हो रहा है उसका, एंड कंटिन्यूइंग फॉर 12 to 15 ईयर्स, अगेन लॉन्ग टाइम होराइजन है। क्री वाइफ्स क्री वाइफ्स एंजॉय डोनेशन, एक सेकंड, ये अमाउंट नहीं बताया क्या वापस से? यूनिवर्सिटी एक्सपेंस का नहीं बताया, आगे डेटा देखेंगे। तो देखो यहाँ पे अपार्टमेंट बिल्डिंग का भी अमाउंट नहीं पता है मेरे को, यूनिवर्सिटी एक्सपेंस का भी अमाउंट नहीं पता है। क्री वाइफ enjoys donating to philanthropic causes. She currently donates 10,000 per year, but by the time Krees retire, she hopes to increase this amount to euro 30,000 per year। जी समझ में आ रहा है? बोला सर चैरिटी वगैरह के लिए शी इज ऑलरेडी डूइंग द donation for that, currently the amount is 10,000 but she want to increase eventually to 30,000। Cree collects antique furniture and budgets 15,000 per year for additions to his collection। तो बोला अभी अपने कलेक्शन में फर्नीचर और क्या बजट्स, कल एंटिक फर्नीचर एंड बजट्स, गैजेट्स हो सकता था बट ठीक है, 15,000 per year। He mentions that this year antique purchase will be his next large expense and currently has the highest priority of all his goal। कितना बेवकूफ और कितना गधा क्लाइंट है। बोल रहा है कि सर एंटिक परचेज करेंगे और सबसे बड़ा मेरे इस साल का खर्चा वही होगा। क्लाइंट को समझाओ, अरे यू आर अ पोर्टफोलियो मैनेजर, क्लाइंट को समझा भाई तुम अपना बेसिक नीड्स तो फुलफिल कर। ये जो तुम घर सोच रहे हैं खरीदने का टू मीट योर मेडिकल एक्सपेंसेस, अपना जो बच्चा लोग है उसके लिए यू हैव टू प्लान, राइट? यू हैव नॉट क्वांटिफाइड, तो देर इज लॉट ऑफ अनसर्टेनिटीज इन्वॉल्व, राइट? देन यू हैव टू डू चैरिटी, और तुम सोच लिया कि इतना बड़ा परचेस करेगा, तो सर पोर्टफोलियो मैनेजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्लाइंट को क्या करे, गाइड करे, समझाए, उसका प्रायोरिटाइज करे गोल्स को अकॉर्डिंग टू दी वेल्थ। इज इट फाइन? ओके। Zhao continues the discussion with Cree in order to evaluate his degree of risk tolerance। रिस्क टॉलरेंस कहां पे था? इन्वेस्टमेंट पैरामीटर का फर्स्ट। Cree considers retirement a long term goal and willing to endure a 10% drop in expected retirement spending। बोला he is fine to drop the retirement का expense by 10%। However, he is very concerned with having sufficient fund to cover medical expenses। बोला he is very concerned about the medical expense। भाई इतना अगर तू मेडिकल एक्सपेंस में कंसर्न नहीं है तो ये इतना बड़ा खर्चा करने के लिए कैसे रेडी हो गया एंटिक वगैरह के अंदर में? चीज समझ में आ रहा है? And views purchasing an investment property as a source of stable income to cover these expenses, so it is very important to him to purchase the building। सब चीज इसके लिए इंपॉर्टेंट ही है, प्रायोरिटाइज कराना पड़ेगा क्लाइंट को। दैट विल बी दी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका? मैनेजर का, पोर्टफोलियो मैनेजर का। क्लाइंट को समझाना पड़ेगा कि यार आपके लिए अगर मेडिकल एक्सपेंस इतना इंपॉर्टेंट है एंड ऑब्वियसली होना भी चाहिए, उसको प्रायोरिटाइज करिए ना, उसको प्रायोरिटाइज करिए रेदर देन क्या ये कलेक्शन वगैरह एंटिक वगैरह खरीदने के लिए यू आर पुटिंग सो मच ऑफ वेल्थ। इज इट फाइन? क्वेश्चन देख रहा हूँ, डेटा रीड हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड मोस्ट लाइकली बी डिस्क्राइब्ड एज एन अनप्लान्ड गोल फॉर क्री? मेडिकल एक्सपेंस यस, अपार्टमेंट बिल्डिंग परचेज ये तो प्लान्ड है बट क्वांटिफाइड नहीं है, यूनिवर्सिटी एक्सपेंस दिस इज ऑल्सो प्लान्ड नॉट क्वांटिफाइड। ठीक है, और जो अनप्लान्ड गोल होता है ना उसको क्वांटिफाई करना बहुत डिफिकल्ट है बिकॉज उसका टाइमिंग भी अनसर्टेनिटी एंड अमाउंट वाइज भी अनसर्टेनिटी। चीज समझ में आ रहा है? अनप्लान्ड गोल्स का सर टाइमिंग भी नहीं पता कि मेडिकल का खर्चा कब आएगा, कितना आएगा, वो भी पता करना बहुत मुश्किल है। अमाउंट एंड टाइमिंग अनसर्टेन।
Identify and discuss two areas in which CRE needs to improve गोल क्वांटिफिकेशन। तो सर उसको गोल क्वांटिफिकेशन कहाँ कहाँ पे ठीक करना चाहिए? एक तो सबसे पहला सर, वो जो प्रॉपर्टी परचेज कर रहा है उसका, वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज उससे उसका मेडिकल एक्सपेंस मीट होगा। दूसरा यूनिवर्सिटी एक्सपेंस। नेक्स्ट, डिस्कस हाउ अ कैपिटल सफिशिएंसी एनालिसिस में असिस्ट जाओ इन हेल्पिंग क्री विद गोल प्रायोरिटाइजेशन अक्रॉस हिज आइडेंटिफाइड गोल। बिल्कुल करना चाहिए इसका तो कैपिटल सफिशिएंसी। सर मतलब कैपिटल सफिशिएंसी एनालिसिस हेल्प्स टू इवैल्यूएट द पोर्टफोलियो मैनेजर एंड द पोर्टफोलियो मैनेजर कि सर वेदर client is having sufficient current capital as well as future income to meet their financial goals, investment objectives and to attain what? लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी। कैसा लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी वगैरह अचीव कर पाएगा? अगर कैपिटल सफिशिएंट नहीं है तो प्लीज क्लाइंट को समझाइए, उसके साथ वर्कआउट करिए टू प्रायोरिटाइज द राइट गोल। ठीक है, जो गोल्स है उसको आपको सही तरीके से प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, क्लाइंट को गाइड करना पड़ेगा। अब मैंने जो बोला वही आपको लिखना है इसके अंदर में, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर में। इज इट फाइन कि कैपिटल सफिशिएंसी एनालिसिस कैसे असिस्ट करेगा? लिखवा दूं ये वाला? चलो लिख लेते हैं एक बार। ईओसी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। कोई पूछता है ना सर कैसे लिखना चाहिए, अगर ऐसा आता तो वैसे ही लिखा रहा हूं। कैपिटल सफिशिएंसी एनालिसिस हेल्प्स टू इवैल्यूएट वेदर करंट एंड फ्यूचर इनकम इज sufficient to meet clients investment objective, long term stability and financial goal. If capital is insufficient, portfolio manager should revise the client's objective after discussion। क्लाइंट के साथ डिस्कस करके उसके बाद क्लाइंट का ऑब्जेक्टिव को क्या करो, चेंज करो। ठीक है, विद गोल प्रायोरिटाइजेशन अक्रॉस इज आइडेंटिफाइड गोल्स। तो ऑब्वियसली सर यहाँ पे वो गोल प्रायोरिटाइजेशन बोला है कि उसको एंटिक परचेज करना है, बट उसको समझाएंगे कि आपका एंटिक परचेज शुड बी सेकेंडरी, क्योंकि प्राइमरी क्या है आपका? मेडिकल बिल्स। सबसे पहले इनफैक्ट रिटायरमेंट था, रिटायरमेंट प्लानिंग, और उसके लिए वो ऑलरेडी क्वांटिफाई कर चुका है। इज इट फाइन? उसके बाद बोलेंगे यू हैव टू मीट योर मेडिकल एक्सपेंसेस, दैट शुड बी योर प्राइमरी गोल। यूनिवर्सिटी एक्सपेंसेस, दैट शुड बी योर प्राइमरी गोल। तो सर सेकेंडरी गोल क्या होता है उसके लिए? जो फिलंथ्रॉफी एक्टिविटी करना है वो, और एक और क्या था ये एंटिक परचेज वाला। ठीक है, तो डिटरमाइन क्रीज डिग्री ऑफ रिस्क टॉलरेंस, लोअर वर्सेस हायर विथ रिस्पेक्ट टू हिज रिटायरमेंट गोल। ऑब्वियसली दी रिस्क टॉलरेंस लेवल क्या उसका हाई है, डिग्री ऑफ रिस्क टॉलरेंस लेवल क्या हाई है। जस्टिफाई योर रिस्पॉन्स। कहीं था ना कि उसका रिस्क टॉलरेंस लेवल हाई है? हाँ, यहां से पता लग रहा है ना दैट he'll be retiring after 17 years। 45 ईयर का, एंड he'll be retiring आई थिंक एट द एज ऑफ 62। हाँ, 17 ईयर में रिटायर करेगा। ठीक है, प्लस उसका एक्सपीरियंस भी है इन्वेस्टिंग का, हेंस रिस्क टॉलरेंस लेवल क्या है उसका हाई। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7 to 9। 7 to 9 में तो और ज्यादा मिस्टेक है, मैं एक बार 7 to 9 नहीं करा रहा हूं अभी। ठीक है, 3 क्वेश्चन है और 3 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन में तो मिस्टेक है इनका। नेक्स्ट, 10 to 14। 7 to 9 में लास्ट में करवा दूंगा, डोंट वरी। 10 to 14, पहले एक बार क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर सिली ड्यूरिंग द बिगनिंग ईयर्स ऑफ हर करियर? बोला कि सर सिली का बिगनिंग ईयर्स ऑफ हर करियर में कौन सा इन्वेस्टमेंट सुटेबल होगा? टेक्नोलॉजी इक्विटी फंड, लोअर रिस्क इक्विटी फंड एंड फिक्स्ड इनकम फंड। इक्विटी और फिक्स्ड इनकम को क्लब कर रहा है, और इसमें क्या फिक्स्ड इनकम फंड। तो पहला है इक्विटी,
ऑप्शन नंबर बी है इक्विटी प्लस फिक्स्ड इनकम मिक्स, एंड थर्ड इज फिक्स्ड इनकम फंड। चलो डेटा चेक करते हैं। Silly age 22 has just graduated from university and begins making ambitious plans for her future. तो सर अभी ग्रेजुएट हुई है and she is making plans for her future. She has accepted a position as a data science analyst in a startup company risky starting next month. Her starting annual salary is USD 96,000 per year after tax, and as part of her compensation will also receive stock options in the company annually worth 50,000। तो यहाँ पे देखो, बोला सर सबसे पहला वो एक स्टार्टअप कंपनी में काम कर रही है, मतलब ज्वाइन किया एज अ डेटा साइंस एनालिस्ट। ऑब्वियसली सर उसका जो ह्यूमन कैपिटल है इनिशियली विल बी वेरी हाई। फाइनेंशियल कैपिटल तो बहुत कम होगा ना, सेविंग्स नहीं के बराबर होगा, ह्यूमन कैपिटल बहुत हाई होगा। इज इट फाइन? तो सर ह्यूमन कैपिटल हाई है, तो सर उसका जो फाइनेंशियल कैपिटल है उसको कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए? देखो उसका ह्यूमन कैपिटल रिस्क की जगह से आ रहा है, ठीक है? तो सर उसका जो फाइनेंशियल कैपिटल है उसको अपने थोड़ा सा सेफर ऑप्शन में डालना चाहिए, मतलब फिक्स इनकम। बट शी इज यंग, तो शी कैन टेक रिस्क ऑल्सो। तो सर उसका कुछ पोर्शन अपने इक्विटी में भी डाल सकते हैं और कुछ पोर्शन वी कैन इन्वेस्ट वेयर इनटू दी फिक्स इनकम। चीज समझ में आ रहा है कि सर सिंस उसका ह्यूमन कैपिटल काफी हाई है, फाइनेंशियल कैपिटल ऑब्वियसली कम है, तो अगर पूरा का पूरा फिक्स इनकम में डालेंगे तो उसका तो एज कम है, उसका तो रिस्क टॉलरेंस लेवल थोड़ा सा ज्यादा है। तो सर ऑब्वियसली फिक्स इनकम सॉरी उसको तो अपने को थोड़ा सा इक्विटी में डालना चाहिए। बट सिंस शी इज वर्किंग इन अ स्टार्टअप कंपनी विच इज इटसेल्फ रिस्की, उसका ऑल्दो सर ह्यूमन कैपिटल हाई है बट दैट इज वेरी रिस्की, तो सर उसका कुछ पोर्शन अपने को फिक्स इनकम में भी एलोकेट करना चाहिए। मतलब ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। इज इट फाइन? पूरा का पूरा फिक्स इनकम में इसलिए नहीं डालेंगे कि शी इज यंग ऑल्सो। नेक्स्ट, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट था फर्स्ट वाले क्वेश्चन का। आगे डेटा रीड कर रहा हूँ। तो उसको 96,000 सैलरी मिलेगा एनुअल आफ्टर टैक्स, एंड शी विल ऑल्सो रिसीव वॉट ESOP amounting 50,000. She expects to be able to set aside 25% of her after-tax salary into investment in a taxable account while also maximizing her investment contribution to defined contribution account. तो बोल दिया that she can put 25% of the post-tax salary कहाँ पे taxable account में, and कुछ amount she can put in the contribution pension plan. Silly believes that by the age of 28, तो अभी 22 की है, 28 she will earning several times more than her स्टार्टिंग सैलरी एट द एज ऑफ 22। बोला कि सर जो 22 ईयर में अपने अर्न कर रहे थे उसका काफी ज्यादा गुना हम लोग 28 ईयर में अर्न करेंगे। शी फर्दर बिलीव्स दैट शी विल हैव रियलाइज्ड अ पे ऑफ फ्रॉम हर कंपनी स्टॉक ऑप्शंस ऑफ एटलीस्ट USD 5 million। ओ 50,000 का सीधा कितना, 10x? नहीं 10x भी नहीं, शायद 100x हो गया ना, 50 lakhs। and plans to use her option proceeds to purchase real estate and make selected investment in other startup ventures। बाप रे बाप कितना ज्यादा फोरकास्ट कर रही है। बूढ़े की सर 96,000 का सैलरी मिल रहा है, 28 तक काफी ज्यादा सैलरी इंक्रीज हो जाएगा, ईसॉप्स भी मेरा जो 50,000 का है वो 50 लाख का अराउंड हो जाएगा, एंड प्लान कर रही है कि उससे कुछ रियल एस्टेट बाई करेंगे और स्टार्टअप वेंचर्स वगैरह में भी पैसा लगाएंगे। तो रिस्की है ये तो। She expects the value of her financial assets to be approximately 3 lakh। ओ फाइनेंशियल एसेट्स उसको कहां से आ रहा था? ये रहा, सैलरी, ठीक है, एंड जो ईसॉप्स में पैसा लगा रखी है। शी एक्सपेक्ट्स द वैल्यू ऑफ हर फाइनेंशियल एसेट्स टू बी अप्रोक्सीमेटली 3 लाख। ओ जो इन्वेस्ट कर रही है, मतलब फ्रॉम दी टैक्सेबल अकाउंट, कॉन्ट्रीब्यूशन अकाउंट, वहां से उसको कितना मिल जाएगा? अप्रोक्सीमेटली 3 लाख। By the age of 35, Sealy is expecting to be top executive at a technology firm with personal investable net worth in excess of USD 20 million। तो बोला उसका सब पर्सनल इन्वेस्टेबल नेटवर्थ। इन्वेस्टेबल नेटवर्थ होता है लिक्विड, लिक्विड एसेट्स माइनस शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज जैसे क्रेडिट कार्ड पेमेंट वगैरह। सेविंग्स अकाउंट हो गया आपका, टैक्सेबल अकाउंट हो गया, ठीक है, दैट इज इन्वेस्टेबल नेटवर्थ, माइनस करते हैं शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज, तो इन एक्सेस ऑफ 20 मिलियन होगा, एंड अ नेटवर्थ ऑफ एटलीस्ट 100 मिलियन। नेटवर्थ उसका कितना हो जाएगा? 100 मिलियन का। कोई मेरे को बता सकता है 20 मिलियन कैसे सोची होगी वो नेटवर्थ? इतना ज्यादा अमाउंट कैसे सोची होगी? सर क्योंकि वो ये डीसी प्लान में इन्वेस्ट कर रही है, टैक्सेबल अकाउंट में इन्वेस्ट कर रही है, प्लस उसको सैलरी आ रहा है। इज इट फाइन? उसका नेटवर्थ इतना ज्यादा कैसे हो सकता है? सर ईसॉप्स के वजह से, प्लस इफ शी इज इन्वेस्टिंग इन स्टार्टअप वेंचर्स एंड अगर वो सक्सेसफुल हो गया तो उसका जो नेटवर्थ होगा दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली एटलीस्ट USD 100 मिलियन। समझ रहे हैं कितना ज्यादा वो ये सोच रही है कि क्या क्या अमाउंट हो सकता है फ्यूचर के अंदर में?
ओके, between the ages of 35 and 40, 35 and 40, Silly expects to have gained sufficient experience and access to financial capital to start her own technology company with an IPO several years later that will generate a payoff of at least USD 1 billion. बाप रे बाप, at the age of 22 she is thinking about at the age of 40. और देखो उसका क्या क्या ड्रीम्स है कि एट बिटवीन द एज ऑफ 35 से 40 अपना खुद का स्टार्टअप खोलेगी एंड शी विल बी डूइंग आईपीओ and from there she'll be able to generate a payoff of at least USD 1 billion. After serving as chair and CEO of the company for 2 years, while it transitions to being public company, Silly plans to retire from life as technology company senior executive. Obviously, आप जैसे जैसे रिटायरमेंट की तरफ मूव करते हो, आपका ह्यूमन कैपिटल कम हो जाता है, फाइनेंशियल कैपिटल ज्यादा रहता है. She plans to live a relatively minimalist financial lifestyle financially in retirement while using her vast wealth to invest in young technology startups and provide advisory services for startup managers. तो आई होप पूरा स्टोरी पढ़ने में बहुत मजा आ रहा है. मेरा तो मन ही नहीं कर रहा आगे क्वेश्चन रीड करे, इसका मन कर रहा स्टोरी पढ़ते जाए. बोल रहे कि सर रिटायरमेंट के बाद शील बी लीव अ मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल, मतलब एक बेसिक जो नीड होता है उससे उसका हो जाएगा. एंड उसका जो मैक्सिमम वेल्थ है उसको ये स्टार्टअप कंपनीज वगैरह के अंदर में इन्वेस्ट करेंगे. एंड शी विल ऑल्सो प्रोवाइड एडवाइजरी सर्विसेज. ये बताना यहाँ पे क्यों ऑथर का जरूरी था. देखो, जैसे जैसे रिटायरमेंट होगा, इनफैक्ट आप रिटायरमेंट हो गया तो सर आपका ह्यूमन कैपिटल तो खत्म हो गया. तो सर बेसिकली जो फाइनेंशियल कैपिटल है उससे तो आपको जीना पड़ेगा. तो उसको जीने के लिए जो ह्यूमन कैपिटल कम हो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए शी इज एक्चुअली व्हाट, providing advisory services also. As her abilities to provide such service decline, she plans to gradually donate her wealth to fund endowments to non-profit scientific organizations devoted to solving important world problems with a specific focus on targeted environments in countries with high Gini coefficient. Gini coefficient क्या होता है? Inequality of income. ठीक है. तो बोला कि सर बाद में वो चैरिटी वगैरह करके बाय बाय कर देगी दुनिया को. चलो आगे पढ़ते हैं. देखो क्वेश्चन देखते हैं. ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसका. क्वेश्चन नंबर 11, डिस्कस द एक्सपेक्टेड रोल्स ऑफ सिलीज फाइनेंशियल एसेट पोर्टफोलियो एंड हर प्लान टू परचेज रियल एस्टेट एट द एज ऑफ 30 इन टर्म्स ऑफ द वैल्यू ऑफ हर फ्यूचर वेल्थ. द रोल ऑफ सिलीज फाइनेंशियल एसेट पोर्टफोलियो. बोल रहा है कि क्या रोल है सिली का फाइनेंशियल एसेट पोर्टफोलियो का. एंड हर प्लान टू परचेज रियल एस्टेट एट द एज ऑफ 30 इन टर्म्स ऑफ वैल्यू ऑफ हर फ्यूचर वेल्थ. बहुत ईजी है सर. उसका फाइनेंशियल एसेट का क्या रोल है. देखो कि सर उसका एनुअल सैलरी 96,000 है. ठीक है. एंड और क्या इंफॉर्मेशन था, ये रहा. टैक्सेबल अकाउंट में शी इज इन्वेस्टिंग, डीसी प्लान में शी इज इन्वेस्टिंग. तो सर उसके पास इतना पैसा हो जाए जिससे शी विल बी एबल टू बाई व्हाट, रियल एस्टेट. क्योंकि यहाँ पे लिखा भी था ये लोग समवेयर कि शी वांट्स टू, हाँ, एंड प्लान्स टू यूज हर ऑप्शन प्रोसीड्स. अच्छा, ऑप्शन से खरीदेगी, ऑप्शंस, स्टॉक ऑप्शन से खरीदेगी. तो सर उसका उतना वैल्यू तो हो जाए 5 मिलियन जितना. देन ओनली शी विल बी एबल टू परचेज व्हाट, रियल एस्टेट. Explain the assumptions that Silly is making regarding the change in her wealth between the age of 28 से 35. If you remember, उसका इन्वेस्टेबल नेटवर्थ आई थिंक इट वाज अराउंड 20 मिलियन. और फिर कोई नेटवर्थ भी था 100 मिलियन का. या तो बोल रहा है कि ये जो जंप है उसका क्या अजम्पशन है, व्हाट आर दी अजम्पशन, जो आपने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी. क्या अजम्पशन था कि सर सबसे पहला ईसॉप्स का वैल्यू उतना होना चाहिए, प्लस इन दी स्टार्टअप्स इन विच शी इज इन्वेस्टिंग सर वो फेल नहीं होना चाहिए. दैट इज द अजम्पशन ना. तभी ओनली, तभी शी विल बी एबल टू मेक सो मच ऑफ मनी. Discuss the implications of Silly's retirement plan with respect to the value of her human capital, financial capital, and total wealth, as well as with respect to decumulation phase of her economic life cycle. Implications of Silly's retirement plan. Okay, तो बोला कि once she retires, obviously human capital come down. उसको compensate करने के लिए we have financial capital. How? Because she'll be providing what, advisory services to the startups. And obviously total wealth कम होते जाएगा आपका, क्योंकि human capital जो बड़ा चंक था वो कम हो गया. एज वेल एज विथ रिस्पेक्ट टू द डिक्यूमुलेशन फेज, तो ऑब्वियसली जो उसका जो वेल्थ है वो आस्ते आस्ते करके डिक्लाइन हो जाएगा. एंड ऑब्वियसली विल बी डूइंग, शी विल बी डूइंग द चैरिटी एंड ऑल. विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली कंसिडर्ड इन्वेस्टेबल वेल्थ फॉर एन इंडिविजुअल. इन्वेस्टेबल वेल्थ मतलब क्या होता है सर, लिक्विड, जिसको आप आराम से इन्वेस्ट कर सकते हो. चेकिंग अकाउंट यूज्ड फॉर डे टू डे एक्सपेंसेस. अगर आपके पास चेकिंग अकाउंट है, चेकिंग अकाउंट मतलब क्या होगा, इट्स लाइक करंट अकाउंट इंडिया में, जहां पे आप चेक डिपॉजिट करते हो एंड यू गेट व्हाट, मनी फॉर योर डे टू डे एक्सपेंसेस.
तो बोला चेकिंग अकाउंट यूज फॉर डे टू डे एक्सपेंसेस, क्या उसको अपने इन्वेस्टेबल वेल्थ लेंगे? बिल्कुल भी नहीं। इन्वेस्ट करने का बोल रहा है, और यहाँ पे क्या, चेकिंग अकाउंट इज यूज फॉर डे टू डे एक्सपेंसेस। ऑप्शन नंबर ए गया। ऑप्शन नंबर बी, सेविंग्स अकाउंट रिप्रेजेंटिंग फंड्स नॉट नीडेड फॉर डे टू डे फंड, यस, इन्वेस्टेबल वेल्थ के अंदर में सेविंग्स अकाउंट आता है। नेक्स्ट, डिफाइंड बेनिफिट पेंशन प्लान, डीबी प्लान विद पेमेंट्स ओनली आफ्टर रीचिंग एज 60। तो देखो यहाँ पे बोल रहा है डीबी प्लान कंसिडर करेंगे, बट उसका पेमेंट कब मिलेगा आपको? 60 ईयर जब पहुंचोगे तभी मिलेगा। तो सर इन्वेस्टेबल वेल्थ कैसे लेंगे फिर उसको? क्योंकि इन्वेस्टेबल वेल्थ तो लिक्विड होना चाहिए विच यू कैन इन्वेस्ट। यहाँ पे तो बोला जब 60 पहुंचोगे उसके बाद मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए एंड सी आर रॉन्ग। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर रॉन्ग है। A client reports the following assets and liabilities in thousands. चेकिंग अकाउंट 50, सेविंग्स अकाउंट दिया हुआ है, टैक्सेबल इन्वेस्टमेंट अकाउंट दिया हुआ है, टैक्स एडवांटेज्ड इन्वेस्टमेंट अकाउंट दिया हुआ है, व्हीकल्स, प्राइमरी रेसिडेंस, बिजनेस एसेट्स, शॉर्ट टर्म क्रेडिट कार्ड डेट, बिजनेस लायबिलिटी। क्वेश्चन क्या है? द क्लाइंट इन्वेस्टेबल नेटवर्थ। इन्वेस्टेबल नेटवर्थ क्या होता है? इन्वेस्टेबल नेटवर्थ इज योर, सर, लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट्स के अंदर में वी विल हैव सेविंग्स अकाउंट, we will have taxable investment account, we will have tax advantage investment account। ठीक है, तो ये सब हो गया लिक्विड एसेट्स माइनस शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी विल बी शॉर्ट टर्म क्रेडिट कार्ड डेट। तो आपको करना है 100 प्लस 200 300 प्लस 150, कितना होगा? 450। 450 माइनस 25, 425। तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया हुआ। नेक्स्ट, question number 16. A Gini wealth coefficient of 0.5 most likely indicates that there is a perfect wealth equality. Wrong. Gini coefficient अगर 0 होता देन अपने बोलते क्या? perfect wealth equality। बट जैसे जैसे 1 की तरफ जाता है इनइक्वालिटी क्या होता है? बढ़ता है। ग्रेटर इनइक्वालिटी कंपेयर टू गिनी कोफिशिएंट ऑफ 0.35। यस, 0.35 से और 0.5 को कंपेयर करोगे, मतलब अभी करंट कितना है? 0.5, राइट? तो 0.35 से 0.5 में ऑब्वियसली देयर इज मोर इनइक्वालिटी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। लेस इनइक्वालिटी कंपेयर टू गिनी कोफिशिएंट, रॉन्ग। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17। लॉन्जेटिविटी रिस्क इज मोस्ट लाइकली एसोसिएटेड विथ विच फेज इन द वेल्थ लाइफ साइकिल? 7 स्टेज होता है लाइफ साइकिल का। 7 स्टेज कौन कौन सा? एजुकेशन, फिर अर्ली करियर, करियर डेवलपमेंट, पीक एक्यूमुलेशन, फिर रिटायरमेंट के प्री रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के पहले आता है आपका प्री रिटायरमेंट, फिर आता अर्ली रिटायरमेंट, फिर आता लेट रिटायरमेंट। तो जो लेट रिटायरमेंट है उसके अंदर में वी हैव व्हाट? लॉन्जेटिविटी रिस्क। कि सर अपने अगर ज्यादा जी गए एज कंपेयर टू आवर एसेट्स, दैट विल बी अ प्रॉब्लम, दैट वी आउटलिव आवर एसेट्स, दैट इज अ लॉन्जेटिविटी रिस्क। तो प्री रिटायरमेंट, अर्ली रिटायरमेंट, लेटर रिटायरमेंट, ऑप्शन नंबर सी। लेटर रिटायरमेंट में देयर इज अ लॉन्जेटिविटी रिस्क। Next, the estimation of the value of human capital, the future income is discounted at what? तो सर अपने लेते हैं नॉमिनल आरएफ प्लस रिस्क प्रीमियम। डिपेंड करता है आप कौन से टाइप के जॉब में हो। इफ यू आर अ स्टॉक ब्रोकर, इफ यू आर अ इन्वेस्टमेंट बैंकर, तो आपका रिस्क प्रीमियम हाई होगा, वेर एज गवर्नमेंट जॉब में होगा तो रिस्क प्रीमियम विल बी व्हाट? लो। The estimation of the value of human capital, the future income is discounted at real RF, wrong. Nominal RF plus a premium for inflation, wrong. जब आप नॉमिनल ले लिए तब तो इन्फ्लेशन आ गया उसमें। Nominal RF plus a premium associated with occupational income volatility. Yes. Option number C is correct. Next, question number 19. The value of human capital tends to increase over time until retirement. Wrong. Human capital तो कम होता है. Stay the same, decrease over time until retirement. Option number C. Next, question number 20. Suppose a client has a taxable income of euro 15 lakh based on the tax rate schedule. What is the client's average tax rate? क्लाइंट का एवरेज टैक्स रेट क्या होगा? 15 लाख का इनकम है तो देखो यहाँ पे चेक करते हैं। अप टू 10 लाख तो 4 लाख है टैक्स। अप टू 10 लाख तो 4 लाख टैक्स है। तो जो रिमेनिंग 5 लाख है उस पे क्या 50%? तो इट विल बी 2,50,000 प्लस 4 लाख, कितना होगा? 6,50,000। इनकम कितना है? 15 लाख। तो 6,50,000 डिवाइडेड बाई 15 लाख, 6,50,000 डिवाइडेड बाई 15 लाख, 43.3%। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 43.3%। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 21। Deferred taxes on income relative to accrual taxes decreases tax drag. Yes. अरे टैक्स ड्रैग किस में हाई होता है? अक्रूवल में या डेफर्ड में? ऑब्वियसली अक्रूवल में। अक्रूवल में ज्यादा होता है ना, क्योंकि अक्रूवल में तो आप हर साल टैक्स पे कर रहे हो, वेर एज डेफर्ड में कब? फ्यूचर में।
जब कैपिटल गेन रियलाइज करते हो उस टाइम पे। तो डेफर्ड टैक्सेस ऑन इनकम रिलेटिव टू अक्रूवल टैक्सेस डिक्रीजेस टैक्स ड्रैग। यस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। Do not affect increased tax drag. Option number A. Next, which of the following investment parameter categories of an IPS is not to include a client preference for investment that reflects ESG? तो फर्स्ट क्वेश्चन जो किए थे एकदम सेम क्वेश्चन है कि सर ESG को किस में कंसिडर नहीं करेंगे एसेट क्लास प्रेफरेंस में, ठीक है। तो ये भी गलत दिया हुआ है पीछे आंसर। तो अब जो बचा हुआ है वो वाला कर लेते हैं। तो अभी तक तीन क्वेश्चन आइडेंटिफाई किए जहां पे रॉन्ग है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7 to 9। क्वेश्चन नंबर 7 to 9। Zeke, a private wealth manager, is meeting with a 60-year-old client. ऑलरेडी 60 ईयर ओल्ड है क्लाइंट। जी कौन है? प्राइवेट वेल्थ मैनेजर। क्लाइंट का नाम क्या है? पटेल। इन ऑर्डर टू क्रिएट एन आईपीएस फॉर पटेल अपकमिंग रिटायरमेंट इन द नेक्स्ट ईयर। तो बोला शी इज सॉरी ही और शी इज प्लानिंग टू रिटायर इन नेक्स्ट ईयर एंड उसके लिए ही वांट्स टू क्रिएट एन आईपीएस। पटेल एस्टिमेट्स दैट ही विल रिक्वायर 2 लाख पर ईयर विथ एनुअल इंक्रीजेस फॉर इन्फ्लेशन ड्यूरिंग रिटायरमेंट। ओके, तो बोला ही नीड्स एक्चुअली व्हाट 2 लाख पर ईयर विथ एनुअल इंक्रीज फॉर इन्फ्लेशन। तो ये इन्फ्लेशन एडजस्टेड है कि नहीं? नो, दिस इज नॉट इन्फ्लेशन एडजस्टेड। ड्यूरिंग रिटायरमेंट, पटेल प्राइमरी स्पेंड्स गोल ड्यूरिंग रिटायरमेंट आर टू प्रोवाइड फॉर हिज फैमिली नीड्स एंड मेंटेन हिज रिटायरमेंट लाइफस्टाइल। तो उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? प्लान्ड गोल प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोवाइड दी फैमिली नीड्स एंड मेंटेन द लाइफस्टाइल, रिटायरमेंट लाइफस्टाइल। तो सर उसका दो गोल है कि सर लाइफस्टाइल मीट करना है एंड फैमिली का जो नीड्स है वो फुलफिल हो। His secondary goals are to fund his philanthropic activities and leave a significant inheritance to his children. बट यहाँ पे अमाउंट नहीं बताया कि कितना चैरिटी करना है और कितना चिल्ड्रंस के लिए छोड़ना है। तो ऑब्वियसली सर पोर्टफोलियो मैनेजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू वर्क विथ व्हाट क्लाइंट। ड्यूरिंग हिज रिटायरमेंट पटेल विल रिसीव यूनियन पेंशन पेमेंट ऑफ euro 50,000 पर ईयर विथ एनुअल इंक्रीजेस फॉर इन्फ्लेशन। तो बोला कि रिटायरमेंट के टाइम पे उसको कितना मिलने वाला है? 50,000 पर ईयर विथ एनुअल इंक्रीज फॉर इन्फ्लेशन। तो सर ऑब्वियसली इसमें भी इन्फ्लेशन एडजस्ट नहीं अपने को करना पड़ेगा। इन हिज spare time, Patel runs a small business that provide him with an annual income of euro 1,20,000 and is valued at euro 1 million. He will continue running his business during retirement. बोला कि सर वो एक छोटा बिजनेस भी चल रहा है जहां से उसका एनुअली कितना आ रहा है? 1,20,000 आ रहा है। देखो उसको कितना चाहिए था? 2 लाख। और उसको दो जगह से आ रहा है अभी तक, पेंशन से आ रहा है 50,000 एंड बिजनेस से आ रहा है उसको 1,20,000। पटेल होल्ड्स अ पोर्टफोलियो ऑफ सिक्योरिटीज वैल्यूड एट अप्रोक्सीमेटली euro 4 million, मतलब 40 लाख, विद अ कॉस्ट बेसिस ऑफ euro 1 million, मतलब 10 लाख। तो 10 लाख का कितना हो गया? 40 लाख। कैपिटल गेन कितना? 30 लाख का। पटेल एक्सपेक्ट्स एन एनुअल प्री टैक्स कैपिटल गेन रिटर्न ऑफ 6.5% पर ईयर ऑन हिज सिक्योरिटी पोर्टफोलियो। पूरा एक्सपेक्ट्स एन एनुअल प्री टैक्स कैपिटल गेन रिटर्न ऑफ 6.5% पर ईयर ऑन हिज सिक्योरिटी पोर्टफोलियो। तो कैपिटल गेन रिटर्न कितना? 6.5% पर ईयर। The capital gain tax rate is 20%. The portfolio primarily contains dividend paying stock and interest bearing bonds and the yield on the portfolio is 2%. बोला हर साल उसको कितना मिल रहा है? 2% in the form of dividend and interest. Both stock dividend and bond interest rate taxed annually at the rate of 40%. तो ये नंबर्स ध्यान में रखना कि 2% आपको एनुअली मिल रहा है, डिविडेंड एंड इंटरेस्ट है, उस पर टैक्स कितना पे कर रहा है? 40%। क्योंकि ये 2% को अपने को एडजस्ट करना पड़ेगा ना। इफ यू रिमेंबर, जो अक्रूवल रिटर्न मिलता है सर उसमें तो अपने को अक्रूवल टैक्स पे करना है। तो 2% का 0.6 कितना होगा? 1.2। In the past, Patel has reinvested all his distribution back into his portfolio, but anticipates that after retirement, he may need use some of the distribution to fund his expenses. तो बोला कि सर वो इन्वेस्ट तो कर दे रहा बट उसको लग रहा है कि रिटायरमेंट के बाद he'll be needing some of the distribution from the fund to meet the expenses. ये दो पैराग्राफ और पढ़ लेते हैं उसके बाद we'll read the question. Additionally, Patel plans to buy a vacation home to enjoy his early retirement year and expects to hold the home for 10 years. तो बोला he is also planning to buy actually what vacation home. His budget for the vacation home is approximately euro 1.7 million, मतलब 17 लाख का उसका बजट है. He expects an 8% annual pre-tax appreciation in the value of his vacation home. Pre-tax appreciation 8% हर साल के हिसाब से बोल रहा है उसका अप्रिसिएशन होना चाहिए
एंड एक्सपेक्ट्स टू पे कैपिटल गेन टैक्स ऑफ 20% ऑन द सेल ऑफ दिस वेकेशन होम। बोला जब बेचेगा आफ्टर 10 ईयर, उसके बाद हो सकता है उसको कितना 20% टैक्स पे करना पड़े। पटेल इज कंसिडरिंग सेलिंग हाफ ऑफ हिज सिक्योरिटी पोर्टफोलियो टू फंड दी वेकेशन होम परचेज। तो 40 लाख का उसका था पोर्टफोलियो वैल्यू, अगर आपको याद है तो ये देख लो, 4 मिलियन। उसका 20% वो सेल करने का सोच रहा है, कहाँ गया, हाफ नहीं, 20 नहीं, हाफ, 50% वो सोच रहा है पोर्टफोलियो का वैल्यू सेल करेंगे, क्या चीज के लिए, होम परचेज करने के लिए, जिसका कितना लगने वाला है, 17 लाख। Patel is also worried about the effects of inflation. While his pension income will adjust for inflation, he is concerned that income from his small business is unlikely to adjust with the inflation. मतलब सर ये ऑलरेडी इन्फ्लेशन एडजस्टेड है, ये 1,20,000 कि सर इसमें कोई इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट नहीं होगा। He asks Zik to do analysis to assess whether his income sources are expected to be sufficient in 10 years to cover the effect of inflation of 5% per year। तो बोला सर उसको एनालिसिस करने बोला कि देखो तो 10 ईयर के बाद क्या मेरा इनकम सोर्सेज सफिशिएंट होगा टू मीट माई वॉट एक्सपेंडिचर 10 ईयर्स के बाद, और अज्यूमिंग इन्फ्लेशन कितना होने वाला है, 5% करके एवरी ईयर। कंट्रोल में है डेटा, ओके। रीड करते हैं क्वेश्चन। Determine whether the distribution from Patel's portfolio are expected to be sufficient to cover the expected shortfall between his retirement need and his anticipated income। बोला कि सर उसका क्या डिस्ट्रीब्यूशन सफिशिएंट है टू कवर द एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल। पहले इसका शॉर्टफॉल बताओ। शॉर्टफॉल कितना हो रहा है, उसको चाहिए कितना, हाँ ये रहा, 2 लाख उसको चाहिए पर ईयर। और उसके पास इनकम कहाँ कहाँ से आएगा, पेंशन से एंड स्मॉल बिजनेस से। पेंशन से एंड स्मॉल बिजनेस से कितना होगा, 1,70,000। एंड सर 2 लाख का उसका नीड है, उसका इनकम कितना, 1,70,000। इज इट फाइन। तो कितना का शॉर्टफॉल हो रहा है, 30,000। 30,000 का शॉर्टफॉल हो रहा है। अब अपने को क्या बोला यहाँ पे, डिटरमाइन वेदर द डिस्ट्रीब्यूशन आर एक्सपेक्टेड टू सफिशिएंट। हाँ सर इसको यहाँ पे 2% का इल्ड भी मिलने वाला है, 2% का इल्ड भी मिलेगा। इज इट फाइन, चीज समझ में आ रहा है, ओके। तो सर इसको कितना मिलेगा, कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो 40 लाख इंटू 2% का पोस्ट टैक्स करो, 2% का पोस्ट टैक्स करो कितना, 1.2। 40 लाख का 1.2 बताओ कितना आएगा, 48,000। इसको इसके सिक्योरिटी से आ जाएगा। इज इट फाइन। सेल नहीं कर रहा है, 1 साल के बाद बोल रहा है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर में रिटायर करेगा। तो सर नेक्स्ट ईयर में रिटायर करेगा तो इसको अपने पोर्टफोलियो से मिलेगा 48,000। कैसे किया सर आपने, 40 लाख का मैंने 1.2% कर दिया, 2% इंटू 0.6, तो 48,000 मिलेगा। प्लस करो 50,000 पेंशन से आएगा, 48 प्लस 50 प्लस 1,20,000 कितना आया, 2,18,000। उसको चाहिए कितना, 2 लाख। तो सर शॉर्टफॉल है कि नहीं, नहीं है, 18,000 एक्सेस हो रहा है, ठीक है। तो बोला डिटरमाइन वेदर द डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम पटेल पोर्टफोलियो आर एक्सपेक्टेड टू बी सफिशिएंट, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। डिटरमाइन वेदर पटेल शुड सेल हाफ ऑफ हिज पोर्टफोलियो सिक्योरिटी पोर्टफोलियो टू बाई द वेकेशन होम। याद है ना, बोला वेकेशन होम बाई करने के लिए हो सकता है उसको 50% ऑफ द पोर्टफोलियो क्या करना पड़े, सेल करना पड़े। तो बोला डिटरमाइन करो कि उसको सेल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब इसका जो कैलकुलेशन है पीछे में गलत दिया हुआ है, तो इसका कैलकुलेशन अपने साथ में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, देखते हैं उसका पोर्टफोलियो का वैल्यू कितना अभी, 4 मिलियन, ठीक है। कॉस्ट कितना था, 1 मिलियन। तो पोर्टफोलियो का वैल्यू 40 लाख है, कॉस्ट है इसका 10 लाख। तो कैपिटल गेन कितना है, 30 लाख। कितना पोर्टफोलियो सेल करने का सोच रहा है, 50%। तो सर 30 लाख का गेन थोड़ी होगा मेरे को, फिर आधा ही बेचेंगे ना। देखो 50% क्या हो जाएगा, 20 लाख, वेरी इजी। 50% सेल करेंगे, कॉस्ट भी क्या हो जाएगा, 5 लाख। तो कैपिटल गेन भी कितना हो जाएगा, 15 लाख। कैपिटल गेन टैक्स कितना है, टैक्स रेट बताओ, 20%।
तो इसका 20% कितना? 15 लाख का 20% कितना? 3 लाख। तो कितना मिलेगा इसको? कोई प्लीज गलती से 15 - 3 मत करना। 20 में आपने सेल किया और 3 लाख आपने टैक्स पे किया, तो आपको मिला कितना सेल करके? देयरफॉर नेट सेल प्रोसीड्स 17 लाख। ये लेना है और ये लेना है। ठीक है। अच्छा, ये तो चाहिए था उसको 1.7 मिलियन। ये रहा। वेकेशन होम परचेज करने के लिए इसी को, इसको इतना ही तो चाहिए था। 17 मिलियन। एग्जैक्ट मैच हो रहा है। ठीक है। अब अपने को ये पता लगाना है कि सर पोर्टफोलियो बेचना चाहिए था भी कि नहीं बेचना चाहिए था। इज इट फाइन? ओके। सर अगर मान लीजिए ये पोर्टफोलियो नहीं बेचते, ये 50% नहीं बेचते, तो ये सर 20 लाख पे कितना अर्न करते? लेट्स फाइंड आउट फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स, क्योंकि यहाँ पे 10 ईयर्स का बात हो रहा है। 10 ईयर का बात हो रहा है। इज इट फाइन? तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो 50% वाला, सर 20 लाख कितना अर्न करते आप? कहाँ गया इसका कैपिटल गेन वाला? ये रहा। 6.5% करके। तो 1.065 टू द पावर 10। उस समय टैक्स पे करते 20.8। इज इट फाइन? प्लस आपका कॉस्ट बेसिस कितना है? 5 लाख इंटू 0.2। चीज समझ में आ रहा है? कितना आएगा बताओ एक बार। 1.065 टू द पावर 10 इंटू 0.8 प्लस 20 लाख। और 5 लाख का 20% कितना होगा? 1 लाख। दिस इज कमिंग 21 लाख अप्रोक्सीमेटली। नहीं, कुछ गलती किया मैंने, ये रुको। 1.065 टू द पावर 10 इंटू 0.8 इंटू 20 लाख प्लस 1 लाख। दिस इज कमिंग 31 लाख। 21 लाख कैसे होगा ये वाला? 31 लाख 0341420। अगर ये पोर्टफोलियो को सेल नहीं करते तो वी कुड हैव अर्न हाउ मच? 31 लाख 034,420। और अगर सर पोर्टफोलियो को सेल करके अगर अपने घर परचेज कर लेते, ठीक है, तो सर वो घर से मेरे को कितना मिलता? आई वुड हैव इन्वेस्टेड 17 लाख एंड उस पर आई कुड हैव अर्नड 8%। एनुअल प्री टैक्स बोल रहा है। एनुअल प्री टैक्स अप्रिसिएशन एंड कैपिटल गेन टैक्स है 20%। ठीक है। चलो। होम सेम तरीके से 17 लाख इंटू 1.08 टू द पावर 10 इंटू 0.8। यहाँ पे आपका कॉस्ट बेसिस सेम रहेगा क्योंकि 17 लाख का ही कॉस्ट है। 0.20। दिस इज कमिंग 32,76,138। ठीक है। एक बार इनका सॉल्यूशन देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि क्या मिस्टेक हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8। देखो 34 लाख 03420। नहीं, कहाँ गया? 32,76,136। हाँ। वेकेशन होम का अपना मैच कर रहा है। यस। ये देखो, पोर्टफोलियो का वैल्यू आ रहा है 34,03,000। अपना कितना आ रहा है? 31। रीजन आप देखो यहाँ पे कॉस्ट बेसिस ये लोग पूरा 20 लाख ले लिया, विच इज रॉन्ग। 20 लाख तो आपका पोर्टफोलियो का वैल्यू है, राइट? हाउ कैन यू टेक कॉस्ट बेसिस 20 लाख? आपको कॉस्ट बेसिस दिया है सब में, तो क्यों आप ले रहे हो पूरा का पूरा 20 लाख? रॉन्ग। तो ये गड़बड़ है, इसके वजह से ये गलत आ रहा है। ठीक है।
तो यहाँ पे कंक्लूजन क्या होगा कि सर अपने को सेल करके होम परचेज कर लेना चाहिए, यस, क्योंकि देखो फ्यूचर में आप ज्यादा जनरेट कर रहे हो ना। वेयर एज अगर आप पोर्टफोलियो में ही लगा के रखते तो आपका वैल्यू कितना होता, सिर्फ 31 लाख। बट यहाँ पे पीछे पोर्टफोलियो का वैल्यू ज्यादा आ रहा है, बिकॉज ऑफ दैट कंक्लूजन ही पूरा चेंज हो जा रहा है। इज इट फाइन? तो ये गलत है सॉल्यूशन पीछे। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, इसका भी गलत सॉल्यूशन दिया हुआ है। Question number 9. Evaluate Patel's ability to generate his retirement need in 10 years after accounting for the effects of inflation on his small business income and his securities portfolio value. बोला कि सर एबिलिटी पता करिए कि क्या सर उसके पास सफिशिएंट रिटायरमेंट इनकम होगा 10 years के बाद, आफ्टर अकाउंटिंग फॉर व्हाट, इन्फ्लेशन इन स्मॉल बिजनेस इनकम एज वेल एज व्हाट, सिक्योरिटी का पोर्टफोलियो वैल्यू। ठीक है, तो सर उसके लिए अपने क्या कर रहे हैं, 10 years के बाद पता करते हैं सर उसका क्या नीड होगा। उसका नीड देखो 2 लाख पर ईयर चाहिए उसको, नीड, जो कि इन्फ्लेशन से ग्रो करेगा 5%। फॉर हाउ मेनी ईयर्स, 10 years। कितना आएगा बताओ? 30, कितना आ रहा है ये, 3,25,779 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, अब उसका इनकम देख लेते हैं। तो सबसे पहला था पेंशन, दैट वाज 50,000 विद एनुअल इंक्रीज फॉर इन्फ्लेशन। दिस इज कमिंग 81,445। तो उसका ये नीड से ये पेंशन, ये जो पेंशन का इनकम आ रहा है उसका कुछ हद तक नीड फुलफिल होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, बिजनेस इनकम। बट बिजनेस इनकम में यहाँ पे कुछ लाइन लिखा था, पेंशन इनकम विल एडजस्ट फॉर इन्फ्लेशन, इज अनलाइकली टू एडजस्ट विद इन्फ्लेशन। इज इट फाइन? तो बोला कि सर उसका जो बिजनेस इनकम है वो एडजस्ट नहीं होगा, दैट विल नॉट गेट एडजस्टेड। तो बिजनेस इनकम विल रिमेन 1,20,000। नेक्स्ट, सर इसको जो पोर्टफोलियो से आ रहा है, कितना आ रहा है इसको, 2% पर ईयर। बट इसका पोस्ट टैक्स लेना है, इसका पोस्ट टैक्स लेना है, दैट विल बी 1.2%। तो सर पता करिए 10 year के बाद पोर्टफोलियो का वैल्यू क्या हो जाएगा। पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट कितना किया था, यील्ड, पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट कितना किया था, 40 लाख। ग्रो करेगा 1.065 से टू दी पावर क्या, 10। ठीक है, कितना आएगा बताओ प्लीज? एक सेकेंड, क्या, अरे ये बार बार, 1.065 टू द पावर 10 इंटू 40 लाख, 75,08,550। हम्म, अब यहाँ पे इन्फ्लेशन भी है 5% का। ठीक है, विच कवर्स द इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन ऑफ 5% पर ईयर। बट यहाँ पे कहीं भी आपको बोला है क्या कि एडजस्ट करना है? टू कवर द इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन ऑफ 5% पर ईयर।
आई एम जस्ट थिंकिंग कि कहीं भी लिखा हुआ है क्या ये लोग कि इन्फ्लेशन को एडजस्ट करना है। ही मे नीड दिस लिखा हुआ तो नहीं है, बट आइडियली वी शुड एडजस्ट। एडजस्ट तो करना चाहिए। एक बार बताओ तो एडजस्टेड वैल्यू कितना आ रहा है? एडजस्टेड इन्फ्लेशन एडजस्टेड वैल्यू। तो इसको करना है आपको डिवाइडेड बाई 1.05 टू द पावर 10। 1.05 टू द पावर 10 इंटू RCL 1। तो दिस विल बी 46,09,598। ठीक है। अब इसका मेरे को 1.2% करना है, बिकॉज 2% का पोस्ट टैक्स कितना आएगा बताओ एक बार। 55,315। 55,315। हम जस्ट चेकिंग कि कहीं भी मिस नहीं हो ये वाला, क्योंकि ये अगर गलती हुआ तो फिर कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएगा। Is also worried while his pension income will adjust for inflation. He is concerned that the income from small business is not likely. He has to do whether his income sources are expected. लिखा तो नहीं है ये लोग कि इन्फ्लेशन एडजस्ट करना है। Annual pre-tax capital gain is this capital gain नहीं लिखा है लोग कहीं भी। देखो यहाँ पे नीचे ये लोग लिखा है पेंशन इनकम को एडजस्ट करना है, स्मॉल बिजनेस में नहीं होगा। याज डी टू वेदर हिज इनकम सोर्सेज एक्सपेक्टेड टू बी सफिशिएंट। तो नहीं करते हैं, बेटर रहेगा। जब बोला नहीं है तो नहीं करते हैं, बेटर रहेगा। ठीक है, डोंट माइंड प्लीज, बट देखना जरूरी था। तो इसको आप ले लो वही 1.2% ऑफ दिस। तो 1.2% ऑफ 75,08,550 कितना आएगा बताना। 75,08,550 इंटू 0.012, 90,103। ये इसका इनकम आएगा। लिख लेते हैं इसको भी, 90,103। परफेक्ट। तो इसका टोटल इनकम कितना हो गया? 90,000 प्लस 1,20,000 प्लस 81,445, 2,91,548। उसको चाहिए कितना था? इतना। तो देर इज अ शॉर्टफॉल। शॉर्टफॉल कितना का है? 34,231। 34,231 का देर इज अ शॉर्टफॉल। ठीक है। चलिए, तो ये आपका कंप्लीट हो गया बेसिकली द एंड ऑफ चैप्टर क्वेश्चन, जहां पे 4-5 क्वेश्चंस आर रॉन्ग। नेक्स्ट क्या कर रहे हैं अपने, एक जो आइटम सेट अपना छूटा हुआ है उसको क्विकली डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। ओके। सो देयर इज आइटम सेट डेविड एंड एमिलिया किंग, सैंपल आईपीएस, बैकग्राउंड एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स। तो यहाँ पे अपना रिकैप हो जाएगा जो लास्ट क्लास अपने की है। दिस आईपीएस इज डिजाइंड टू असिस्ट डेविड एंड एमिलिया, ऑलरेडी बनाया हुआ आईपीएस, जस्ट साथ में गो थ्रू कर रहे हैं, इन मीटिंग देयर फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स कि सर उसका क्या फाइनेंशियल गोल्स है। इट कंटेन्स समराइजेशन ऑफ देयर ऑब्जेक्टिव्स एंड एक्सपेक्टेशंस, set forth an investment structure for attaining these objectives and outlines ongoing the responsibilities। तो सारा का सारा यहाँ पे कैसे ऑब्जेक्टिव को फुलफिल होगा और क्या ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है पोर्टफोलियो मैनेजर का। The purpose of this portfolio is to support the continuation of David and Amelia's current lifestyle। current lifestyle meet करना है, provide offer family needs and fund their philanthropic objectives। तो जो भी चैरिटी वगैरह करना है वो भी अचीव हो पाए। मेंटेनेंस ऑफ देयर करंट लाइफस्टाइल, तो ये देखो बैकग्राउंड एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव चल रहा है,
विच इज द फर्स्ट पार्ट, विच इज द फर्स्ट कंपोनेंट? पहला कंपोनेंट क्या होता है? बैकग्राउंड। याद दिला रहा हूँ सर, बैकग्राउंड के अंदर में बेसिक डिटेल्स वगैरह चला जाएगा आपका। योर बेसिक डिटेल्स, नेम, एज, टैक्स स्ट्रक्चर, योर करंट पोर्टफोलियो वैल्यू, योर सोर्सेज ऑफ इनकम, यू डू यू हैव अदर सोर्स ऑफ वेल्थ विच योर एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो मैनेजर इज नॉट मैनेजिंग। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के अंदर में योर इन्वेस्टमेंट गोल्स, गोल्स, प्लान्ड गोल, अनप्लान्ड गोल्स। गोल को क्वांटिफाई करो, गोल को प्रायोरिटाइज करो, कितना कंट्रीब्यूट करना है, कितना विड्रॉ कर सकते हैं, वो सब सारा चीज। कैपिटल सफिशिएंसी एनालिसिस, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स, इज इट फाइन? तो द पर्पस ऑफ दिस सपोर्ट इज टू continuation of David and Amelia's current lifestyle, objective, goal, provide for our family needs and fund their philanthropic objectives. Maintenance of their current lifestyle is their primary objective, followed by support for family members and charitable aspirations in that order. तो primary and secondary objective बता दिया। To meet this objective, they anticipate needed approximately 3,50,000 amount बता रहा है in inflationary adjusted portfolio, मतलब real worth कितना होना चाहिए? 3,50,000 per year. Furthermore, they intend to purchase a second residence within the next 2 years. Secondary goal, they expect the purchase price for the second residence is to be approximately 1.5 million. इतना लगेगा। David and Amelia have not articulated a specific dollar amount they intend to leave to their children, nor a specific dollar amount that they wish to leave to charity at their death. तो सर इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। We need to calculate with what? Client. These amounts must be quantified as soon as possible. बता दिया। In establishing their asset allocation, David and Amelia have considered their total assets and expected cash needs. Total assets को लिया, and obviously सर कितना cash reserves रखना है उसको भी consider किया। They are seeking to achieve a higher long-term rate of return and are willing to assume the associate portfolio volatility. बोला they are ready to wait, they are investing for the long term and they are ready to take what? Risk, portfolio volatility. Then we have portfolio accounts. देखो, taxable joint account, सर उसका एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो कितना है, वैल्यू कितना है, कितना टैक्सेबल है, कितना टैक्स डेफर्ड है, वो बता रहा है। टैक्सेबल जॉइंट अकाउंट फॉर डेविड एंड एमिलिया, टैक्स डेफर्ड अकाउंट फॉर डेविड, टैक्स डेफर्ड अकाउंट फॉर एमिलिया। करंट कंबाइंड वैल्यू, मार्केट वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो इज 12.25 मिलियन। इन्वेस्टमेंट पैरामीटर्स, इन्वेस्टमेंट पैरामीटर में क्या क्या देखते हैं अपने? रिस्क टॉलरेंस, लिक्विडिटी, टाइम होराइजन, और बताइए सर कंस्ट्रेंट्स, अदर इन्वेस्टमेंट कंसिडरेशंस एंड एसेट क्लास प्रेफरेंस। तो रिस्क टॉलरेंस अभी बात कर लिए कि सर उसका एबिलिटी एंड विलिंगनेस क्या है? हाई। तो एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू विथस्टैंड शॉर्ट एंड द इंटरमीडिएट टर्म पोर्टफोलियो एंड वोलेटिलिटी, दे विल बी एबल, they recognize and acknowledge the anticipated level of portfolio volatility associated with their asset allocation as illustrated in the model portfolio behavior, जो लास्ट में करेंगे आईपीएस इंडेक्स के अंदर में। मॉडल्ड पोर्टफोलियो बिहेवियर। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट टाइम होराइजन, उसका इन्वेस्टमेंट टाइम होराइजन बता दिया, 15 ईयर से ज्यादा है। अपने बात कहते हैं सर स्पेसिफिक टाइम होराइजन नहीं बात करेंगे, रेंज बताएंगे, रेंज। तो इट इज व्हाट? एक्सीडिंग 15 इयर्स, लॉन्ग टर्म है। एसेट क्लास प्रेफरेंस देख लो उसका क्या क्या है। शॉर्ट टर्म डेट इन्वेस्टमेंट्स, इंटरमीडिएट टर्म बॉन्ड्स, यूएस स्टॉक्स, नॉन यूएस स्टॉक, ग्लोबल रियल स्टेट सिक्योरिटीज। लिक्विडिटी प्रेफरेंस, डेविड एंड एमिलिया विश टू मेंटेन विद इन देयर पोर्टफोलियो अ मिनिमम कैश बैलेंस ऑफ 50,000। अगर याद होगा लिक्विडिटी प्रेफरेंस में सर गोल के हिसाब से अपनी लिक्विडिटी डिसाइड करेंगे, क्लाइंट को कितना पैसा कौन से गोल के लिए चाहिएगा। सर थोड़ा बहुत कैश अलग से रखेंगे, क्लाइंट का अगर अचानक से लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट आ गया तो। और सर क्लाइंट अगर मना कर रहा है इलिक्विड एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करने के लिए, तो वो सारा चीज लिक्विडिटी प्रेफरेंस के अंदर में आ जाएगा। ठीक है। अदर इन्वेस्टमेंट प्रेफरेंस, the Kings wish to maintain their position in Acme Manufacturing Incorporation, which Amelia received through inheritance. याद करो, अदर इन्वेस्टमेंट प्रेफरेंस में क्या था? ईएसजी। दूसरा क्या था कि सर अगर कोई इनहेरिटेंस से वेल्थ मिल रहा है, इनहेरिटेंस, या मैं मेरा कोई एम्प्लॉयर है, पास्ट एम्प्लॉयर, उसका ईसॉप्स, उसका स्टॉक्स में होल्ड कर रहा हूँ, इज इट फाइन? या मैं एज अ क्लाइंट पोर्टफोलियो मैनेजर मेरे को मना कर रहा है इस स्टॉक में मत इन्वेस्ट करो, बट स्टिल आई वांट टू डू, तो अदर इन्वेस्टमेंट प्रेफरेंस के अंदर में आएगा वो चीज। तो द किंग्स विश टू मेंटेन देयर पोजीशन इन एक्मे मैन्युफैक्चरिंग इनकॉर्पोरेशन व्हिच एमिलिया रिसीव्ड थ्रू इनहेरिटेंस एंड आर्टफुल पब्लिशिंग लिमिटेड व्हिच इज हर फॉर्मर एम्प्लॉयर। Neither position represents a significant concentration risk in the context of their broader portfolio. बोला concentrated position नहीं है, but yes, they want to hold. David has an interest in a private real estate limited partnership that invests primarily in office building through Asia.
दिस एक्सपोजर हैज बीन टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हाइल डिजाइनिंग द एसेट एलोकेशन। यहाँ पे बात हुआ था ना, कुछ ये लोग रियल एस्टेट में भी लगाएगा, ये रहा रियल एस्टेट सिक्योरिटीज। फिर क्या नेक्स्ट? कॉन्स्टेंट्स। एमिलियस पोजीशन इन आर्टफुल पब्लिशिंग हैज अ सिग्निफिकेंट एम्बेडेड कैपिटल गेन। ठीक है, बता दिया आपको कि ऑलरेडी सिग्निफिकेंट कैपिटल गेन है, दैट इज कांस्टेंट। नेक्स्ट, पोर्टफोलियो एसेट एलोकेशन। तो पोर्टफोलियो एसेट एलोकेशन में अपने होता है एस ए टी ए। एस ए में क्या होता है सर, कितना टारगेट वेट्स होगा, एंड ऑब्वियसली अपर लिमिट और लोअर लिमिट डिसाइड कर लेंगे। फॉर एग्जांपल इक्विटी में 50% ±5% कितना डिविएट कर सकते हैं। और टारगेट मत, और टैक्टिकल क्या हो गया, टैक्टिकल कि सर अगर अपर लिमिट और लोअर लिमिट को अपने को, सॉरी, अगर अपने को कोई शॉर्ट टर्म ट्रेंड मिलता है, शॉर्ट टर्म मार्केट अपॉर्चुनिटी मिलता है, तो कितना अपने डिविएट कर सकते हैं। इज इट फाइन? टारगेट एसेट एलोकेशन, टैक्टिकल एसेट एलोकेशन, सॉरी, टैक्टिकल एसेट एलोकेशन। तो सबसे पहले आता है टारगेट। ठीक है, टारगेट इज माई एस ए अपर लिमिट लोअर लिमिट उसके आसपास। और उसके बाद क्या, टैक्टिकल एसेट एलोकेशन। तो यहाँ पे पोर्टफोलियो एसेट एलोकेशन देख लो, एस दिया हुआ है, और ±2% शॉर्ट टर्म। यहाँ पे 20 ±4 यूएस स्टॉक, ±5 नॉन यूएस, +-5 ग्लोबल रियल एस्टेट, +-2। यहाँ पे एलोकेशन दिया हुआ है। नेक्स्ट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में याद करो, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड इंप्लीमेंटेशन में क्या बात किए थे कि सर डिस्क्रिशनरी अथॉरिटी की कितना अलाउ कर रहे हैं, डिस्क्रिशन पोर्टफोलियो मैनेजर को कि कितना अलाउड है, आप रीबैलेंसिंग कर सकते हो। और अगर कोई नया फंड आता है तो उसको सर कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, तो आप ये डिस्क्रिशन दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो पोर्टफोलियो मैनेजर को। रीबैलेंसिंग कैसे होगा, टाइम अकॉर्डिंग या थ्रेशोल्ड अकॉर्डिंग। टाइम अकॉर्डिंग क्या था कि सर फिक्स टाइम इंटरवल पे होने वाला है, मंथली, क्वार्टरली, सेमी एनुअल। वेर एज जो थ्रेशोल्ड लिमिट है कि सर अगर मान लीजिए जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट को अगर ब्रेक करता है, तो सर अपने को उस समय क्या करना है, तुरंत रीबैलेंस करना है। इज इट फाइन? फिर टैक्टिकल एसेट एलोकेशन कितना करना है। ठीक है, देन फाइनली क्या, इम्प्लीमेंटेशन। तो यहाँ पे सारा चीज को लेके बात किया हुआ है डिस्क्रिशनरी अथॉरिटी में, एक बार आप लोग गो थ्रू कर लेना। देखो साथ में गो थ्रू करने का थोड़ा बहुत ऑब्जेक्टिव ऑब्वियसली ये था कि आप साथ में देखो कि क्या पढ़ना है, अदरवाइज ये आप आईपीएस पूरा स्किप कर दोगे। तो यहाँ पे वो सब सारा चीज लिखा है जो अपने क्लास में डिस्कस किया है। एंड फाइनली क्या, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कि सर जो एस ए ड्राफ्ट किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको करना है। जो इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट है उसको कम रखना है। यू हैव टू इंश्योर द टैक्स रिपोर्टिंग एंड द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। देन प्रॉक्सी वोटिंग। और उसके बाद क्या कि सर अगर थर्ड पार्टी से अपने कोई सर्विस ले रहे हैं तो उसको भी मॉनिटर करना है, उसका भी ड्यू डिलिजेंस करना है, ऑल दोस थिंग्स। और लास्ट में क्या, आईपीएस अपेंडिक्स। तो यहाँ पे देखो, मॉडल्ड पोर्टफोलियो बिहेवियर, मॉडल कंपाउंडिंग रिटर्न 6.23%, ज्योमेट्रिक मीन 6.23%। अब देखो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी टेबल बनाया हुआ है कि 10th परसेंटाइल, 25th परसेंटाइल, 50th परसेंटाइल, 75 एंड 98 परसेंटाइल। एंड इस इन्वेस्टमेंट होराइजन में देखो, देयर इज अ 10% प्रोबेबिलिटी दैट आपका जो रिटर्न होगा दैट विल बी लेस देन व्हाट, 10.45%। 25% प्रोबेबिलिटी है दैट जो रिटर्न होगा दैट विल बी लेस देन व्हाट, 2.89%। तो ये हो गया आपका डाउन साइड रिस्क, डाउन साइड रिस्क। इज इट फाइन? हाँ, नीचे दिया भी है देखो, पोर्टफोलियो डाउन साइड रिस्क 1 ईयर होराइजन, 25% likelihood of return less than 2.89%, yes, 10% likelihood of a return less than 10.45% in 1 year. Portfolio risk 15 ईयर होराइजन। तो 15 में देखो, 15 में क्या बोला है, 25 और 10%, तो 10% प्रोबेबिलिटी है जो आपका रिटर्न होगा दैट विल बी लेस देन 1.65, एंड 25% प्रोबेबिलिटी दैट द रिटर्न विल बी 3.79%। देन यू हैव कैपिटल मार्केट, कहाँ गया, हाँ ये रहा, कैपिटल मार्केट assumptions कि सर वेरिएंस, कोवेरिएंस मैट्रिक्स, कोरिलेशन, एक्सपेक्टेड रिटर्न वर्सेस ज्योमेट्रिक रिटर्न फॉर द वेरियस एसेट क्लास। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न दिया हुआ है, ज्योमेट्रिक रिटर्न विच इज योर मॉडल कंपाउंड रिटर्न, स्टैंडर्ड डिविएशन, और यहाँ पे कोरिलेशन दिया हुआ है। इज इट फाइन? क्वेश्चन देख लेते हैं क्विकली। Compare strategic and tactical asset allocation in forming investment strategy. Very easy. Sir, SAA is for the long term, where we decide about the target asset allocation and we have upper limit and the lower limit जिसके बीच में अपने को रहना है. Whereas जो tactical asset allocation होता है that is for the short term, जहाँ पे we can deviate from the upper limit and the lower limit, obviously within the constraints defined by the client. Next, a client limited partnership stake. A client limited partnership stake in a venture that invests in office building throughout Asia has been revalued such that his such that this stake is now worth
30% लेस देन दी एस्टिमेटेड एट द टाइम दी आईपीएस वाज रिटन। बोला सर जब आईपीएस लिखा गया था उसके कंपेयर में उसका जो स्टेक है ऑफिस बिल्डिंग में उसका वैल्यू 30% से कम हो गया है। इज इट फाइन? Assume that prior to the revaluation, this stake accounted for 10% of the total market value of the portfolio and was worth 10 million। तो बोल रहा है कि सर उसका टोटल पोर्टफोलियो का वैल्यू था 10 मिलियन और उसमें उसका जो ऑफिस बिल्डिंग का रियल स्टेट का स्टेक था दैट वाज 10%, उसमें से 30% कम हो गया। The target strategic asset allocation for global real estate securities, the lower bound for the rebalancing is 8%। बोले सर जो लोअर बाउंड है ना रीबैलेंसिंग का टारगेट कितना था 10 और लोअर बाउंड है 8%, अगर 8% से नीचे हुआ तो अपने को क्या करना पड़ेगा रीबैलेंस। The next annual review of the IPS is scheduled in 9 months. Which response below best describes the IPS next IPS review? एक काम करें, इसका फाइंड आउट करते हैं कि सर इसका जो अभी वेट है वो कितना हो गया, प्लीज फाइंड आउट। क्वेश्चन नंबर 2 का इसका जो अभी परसेंटेज है वो कितना हो गया, चेक करते हैं कि सर कितना हो गया। 10 मिलियन था ओवरऑल पोर्टफोलियो, उसमें मेरा स्टेक कितना था 10%। अभी कितना हो गया 30% कम हो गया, मतलब 0.7। तो ये मेरा करंट रियल स्टेट का वैल्यू पता लग गया मेरे को कि कितना वैल्यू का है वर्सेस सर मेरा अभी आउटस्टैंडिंग पोर्टफोलियो का वैल्यू कितना है। 10 मिलियन तो था, अब 10 मिलियन इंटू 30%, सॉरी पहले 10% कर लेते हैं। 10% रियल स्टेट का वैल्यू था और उसमें से 30% कम हो गया, इसलिए माइनस किया हूँ। इज इट फाइन? तो प्लीज बता दीजिए कि मेरा टोटल करंट पोर्टफोलियो में से रियल स्टेट या ऑफिस बिल्डिंग का कितना परसेंटेज है। तो 10 इंटू 0.1 इंटू 0.7 STO1, 10 इंटू 0.1 इंटू 0.3 प्लस माइनस 10, 7। 10% आ रहा है, गड़बड़ हो रहा है कुछ। रुको, 30% ही तो कम हुआ था ना। तो 10 इंटू 0.1 इंटू 0.7, 0.7 आएगा, दिस इज फाइन। फिर 10 इंटू 0.1 इंटू 0.3 प्लस माइनस 10, 9.7 STO2, RCL1 डिवाइडेड बाई RCL2, 7.2%। 7.2% इसका अभी करंट वेट हो गया। और लोअर बाउंड कितना था इसका, लोअर रेंज 8% था। तो सर लोअर बाउंड को ब्रेक करके नीचे चला गया तो सर अपने को तो इमीडिएटली क्या करना चाहिए, इसको रीबैलेंस करना चाहिए। तो क्या लिखा, विच रिस्पॉन्स बिलो डिस्क्राइब्स द नेक्स्ट आईपीएस रिव्यू, द नेक्स्ट आईपीएस रिव्यू शुड टेक प्लेस इन 9 मंथ्स एज शेड्यूल। रॉन्ग। सर जैसे कोई क्लाइंट का सर्कमस्टेंस में चेंज आता है, मे बी इंटरनल और बिकॉज ऑफ मार्केट कंडीशंस वी नीड टू रिव्यू द आईपीएस। ऑप्शन नंबर ए रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर बी, द नेक्स्ट आईपीएस रिव्यू शुड बी रीस्केड्यूल्ड एज सून एज पॉसिबल विद अ फोकस ऑन कैपिटल सफिशिएंसी एनालिसिस। नो, यहाँ कैपिटल सफिशिएंसी का कोई बात ही नहीं हो रहा कि सर कैपिटल सफिशिएंट है कि नहीं, सिर्फ 3% ही तो डाउन हुआ है आपका पोर्टफोलियो का वैल्यू। The next IPS review should be rescheduled as soon as possible to review the asset allocation of the portfolio. Yes, asset allocation. Sir, rebalancing का requirement है. Is it fine? Option number C. Next, question number 3. A client of a private wealth manager has a specifically stated a long-term time horizon. बोल दिया long-term time horizon है. This client wants to achieve a goal of 40 lakh to fund retirement in 20 years. Sir, उसको कितना चाहिए? 40 lakh है क्या? Yeah, 40 lakh to retire in 20 years. Additionally, with no dependents on her own, the client would like to contribute towards her young niece eventual university expenses. Okay. बोला कोई डिपेंडेंट नहीं है बट शी वांट्स टू कंट्रीब्यूट इन द यूनिवर्सिटी एक्सपेंसेस, बट कितना करना है वो नहीं बताया। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द प्रायोरिटी ऑफ क्लाइंट्स गोल विद इन द इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव सेक्शन ऑफ द आईपीएस? कौन सा उसका गोल प्राइमरी होगा, रिटायरमेंट और दूसरा है यहाँ पे यूनिवर्सिटी एक्सपेंसेस? तो सर प्रायोरिटी तो उसका रिटायरमेंट होना चाहिए ना, प्रायोरिटी तो उसका रिटायरमेंट होना चाहिए। देखो क्या लिखा है लोग,
both goals reflect primary objective. Wrong. The educational funding goal is a primary objective while the retirement goal is a secondary. The retirement goal is a primary objective while the education funding goal is a secondary. Yes. क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि सर उसको रिटायरमेंट चाहिए 20 ईयर्स के अंदर में. इज इट फाइन? एंड कोई डिपेंडेंट नहीं है, एंड उसके लिए डिपेंडेंट नहीं है, कोई डायरेक्टली नहीं है इससे रिलेटेड. बट यस शी वांट, मतलब अपने खुद से ये कंट्रीब्यूट करना चाह रहा है या चाह रही है. ठीक है. कि कजन के यूनिवर्सिटी एक्सपेंसेस को मीट कर पाए. तो ऑब्वियसली यहाँ पे उसका रिटायरमेंट जो है वो सफिशिएंट होना चाहिए टू मीट दी, सॉरी, उसका जो वेल्थ है वो सफिशिएंट होना चाहिए टू मीट दी रिटायरमेंट ऑब्जेक्टिव फर्स्ट. चलिए, दैट्स इट फॉर टुडे. तो अपना ओवरव्यू ऑफ जो टॉपिक था पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का, वो कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट क्लास में विल बी डिस्कसिंग विद द इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, उसको लेके अपने डिस्कस करते हैं. चलो, टेक केयर गाइस, बाय बाय.